नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कानून और धर्म का टकराव हमेशा रहा है और उसमें वर्चस्व किसका होगा, इस बात को लेकर के समाज हमेशा ही संवेदनशील रहा है। यह मसला 2018 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। मुद्दा क्या था? सबरीमाला मंदिर में कुछ उम्र के महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए कि नहीं, ये सवाल था। और वो कुछ उम्र क्या था? 10 साल से लेकर 50 साल की महिलाएं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एज ग्रुप होता है ना महिलाओं का, इसमें मासिक धर्म होता है। तो कुल मिला के कहा गया कि मंदिरों में महिलाओं को प्रवेश, इस एज ग्रुप की महिलाओं को प्रवेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां के जो भगवान हैं या वहां पर कामकाज करने वाले जो पुजारी हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हालांकि इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में काफी मुद्दा उठा था। इस ब्रह्मचर्य वाले टर्म पर मैं आऊंगा, चर्चा करूंगा। 2018 में भारी डिबेट सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज हो गया था और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे, काफी आपत्ति इन्होंने इस बात पर जताया कि किसी भी पुरुष का ब्रह्मचर्य जो है किसी महिलाओं के आवाजाही के लिए या उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगा सकता है। उस महिला की गरिमा का सवाल है। तो कुल मिलाकर के जो 2018 का केस था और उस बात को लेकर के एक तरह से सरकार नाराज थी। सरकार ने फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा फिर से गर्मा गया है और मासिक धर्म को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तीखा टिप्पणी यहां पर करना शुरू कर दिया है और छुआछूत के मामलों से अब महिलाओं के जो एंट्री है उसको जोड़ा गया है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार थोड़ी सी नाराज भी है। तो यहां पर इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि महिलाओं को 3 दिन अछूत नहीं माना जा सकता। हमारे संविधान में, फंडामेंटल राइट्स में साथियों, जो आर्टिकल 17 है वो स्पष्ट तौर पर कहता है कि छुआछूत वर्जित होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के क्या महिलाओं को ये 3 दिन 4 दिन जो मासिक धर्म का समय होता है, कुल मिलाकर के ये हिंट किया गया है उस बात को लेकर के। जस्टिस नागरत्ना, अब देखिए, चूंकि एक महिला जज ये खुद भी हैं नागरत्ना जी, और बहुत ही अपने फैसले के लिए ये मुखर मानी जाती हैं। कई ऐसे विषय हमने पहले भी इनके विषय में चर्चा किया है जिस केस में ये शामिल रही है और महिलाओं को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट में बेहद सजग फैसला ये देने के लिए जानी जाती है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे आप ये बताइए कि क्या हर महीना का 3 दिन जो है वो महिलाओं को अब अछूत की तरह व्यवहार करना है? और हमारा संविधान अछूत को लेकर के प्रावधान करता है कि एक तरह से दंड की व्यवस्था इसमें है ना। तो यहां अब इस बात को लेकर के जो है ना, केंद्र सरकार के पास ये मामला गया और केंद्र सरकार से पूछा गया कि आप ये क्या करना चाह रहे हैं, आप इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। और केंद्र सरकार अब जवाब देने आ रही है। देखिए, अभी क्या है ना कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, उसमें केरलम भी है। तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक मुद्दा चुनाव के समय आया है तो संवेदनशील विषय हो गया है, राजनीतिक मुद्दा हो गया है फिलहाल। लेकिन हम लोग को राजनीति से क्या लेना देना? हम लोग को यह समझना है कि समाज कैसे कार्य करता है, धर्म और महिलाओं के अधिकार क्या होने चाहिए और सामंजस्य कैसे बैठे। देखिए, कहीं से भी ये मसला तो नहीं होना चाहिए ना कि कोई एक पक्ष दूसरे पर हावी होता हुआ नजर आए, संविधान की बात भी रह जाए। निश्चित तौर पर धार्मिक आस्था भी लोगों का है तो उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी भी जगह हमारे संविधान में ही, फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये बैलेंस अप्रोच बनाने का विषय है। सुप्रीम कोर्ट को भी देखना होगा, सरकार को भी देखना होगा कि कैसे बीच बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। अब देखिए जरा मुद्दा क्या है, इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। हालांकि मैंने बता दिया है, केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के विषय में आप लोग जानते हैं। वहां पर महिलाओं के प्रवेश को लेकर के पारंपरिक तौर पर, आज से नहीं, ऐतिहासिक स्तर पर देखा जाए, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हमेशा देखेंगे महिलाओं के एंट्री को लेकर के सबरीमाला मंदिर में बैन है कि महिलाएं नहीं जाती है। खास करके उसमें देखा जाए, ये जो मैंने पहले भी कहा, 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग के, क्योंकि इस एज ग्रुप में क्या होता है, महिलाओं को मासिक धर्म होता है। अब अगर आप सुने होंगे ऐसा, महिलाओं से ही सुने होंगे, बल्कि गांव घर में तो बहुत चर्चा होता है कि ये जो 3-4 दिन जो मासिक धर्म का होता है वो उस समय उनका शरीर शुद्ध नहीं रह जाता। अब कुछ लोगों को ये बात बहुत अजीब सा लगता है। निश्चित तौर पर जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग होंगे, जैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर कहा कि क्या मजाक है ये, इस तरह से आप कैसे बात कर सकते हैं, है ना, कि 3 दिन तक, अगर मान लीजिए कोई एक महिला है सी, अब ये मासिक धर्म हुआ तो 3 दिन तक ये अछूत हो गई है, कहीं जा नहीं सकती, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, और चौथे दिन जो है ये शुद्ध हो गई। ये किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की सोच है? यही बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर इस बार पूछा है केंद्र सरकार से, और यही बात यहां पर जो है लंबे समय से चलती आ रही है सबरीमाला को लेकर के। 2018 में ये मामला काफी चर्चा में आ गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कह दिया था कि देखिए, सभी उम्र के महिलाओं को मंदिर में, इस मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी,
किसी भी महिलाओं को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे उनका उम्र 10 से 50 वर्ष के अंतर्गत क्यों ना हो, चाहे उनको मासिक धर्म क्यों ना आया हो, उनका यह अधिकार है। व्यक्तिगत गरिमा की विषय है, आर्टिकल 21 का हवाला दिया गया और कहा गया एंट्री होगा, आप उसे रोकना जो है गलत है। अब इस फैसले के खिलाफ जो है पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही। भाई आप सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है तो वहीं जाएंगे। तो कहा गया कि भाई आप अपने जो निर्णय आपने 2018 में दिया था उस पर पुनर्विचार कीजिए। अब होता क्या है कि जितने जज की बेंच बैठती है ना किसी मुद्दे पर निर्णय देने के लिए, जब पुनर्विचार याचिका आता है या तो बराबर या उससे अधिक जजों की बेंच बैठ जाती है। तो इस बार जो है 9 जजों की, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, संवैधानिक पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। संवैधानिक पीठ कहने का तात्पर्य होता है ना कि ऐसे मुद्दा जिसका संबंध संविधान से आता हो, संविधान की कुछ आर्टिकल, कुछ व्यवस्था, उस पर प्रश्न उठता हो। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, जैसा मैंने यहां पर कहा कि छुआछूत का मामला भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का विषय है, व्यक्तिगत गरिमा का विषय है। तो देखिए कई आर्टिकल आ गया है ना, और ये सब फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 जो हमारे संविधान का है, भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, उसके अंतर्गत यहाँ पर ये सारे आर्टिकल आते हैं। और एक तरह से ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहने का तात्पर्य क्या हो, मौलिक अधिकार को आप ऐसे जोड़ के देख सकते हैं कि इसके बिना जीवन कैसे चल सकता है किसी इंसान का। इतना हक तो चाहिए ही जीने के लिए एक व्यक्ति को, इसको लेकर के यहाँ पर बातें की गई है। अब यहाँ पर जस्टिस नागरत्ना ने इन सब चीजों को लेकर के बहुत कड़ा रुख अपना लिया और पुनर्विचार याचिका पर बात करते हुए बहुत फटकार लगाई है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, समझिए इन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने कहा कि किसी महिला को महीने के 3 दिन अछूत मानना और चौथे दिन समान मान लेना तर्क संगत नहीं है। कि ये कैसे कर रहे हैं, ये क्या सोच हो गई, ये कह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रथा महिलाओं की गरिमा, ध्यान रखिएगा, और समानता के खिलाफ है। साथियों, जब भी हम यहाँ पर महिलाओं की गरिमा को बात करेंगे तो ढूंढिए, यूपीएससी के लिए बिटवीन द लाइन स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो कौन सी आर्टिकल की बात यहाँ की जाएगी, ध्यान रखना है, आर्टिकल 21। ध्यान रखिए, यूपीएससी का आप लोग का 2 ही महीना बाद एग्जाम है, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। यूपीएससी पीसीएस की तरह खोल के सब कुछ नहीं रख देता, ऐसे घुमा फिरा के पूछ लेगा। तो कुल मिलाकर के आपको आर्टिकल 21 समझना पड़ेगा कि व्यक्ति की गरिमा का कैसे, यानी कि जो जीवन के अधिकार की बात की गई ना, तो जीवन के अधिकार को आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करते रही, और ये मामला जो है अब गरिमा और बाकी चीजें, निजता के अधिकार, इन सब चीजों से जुड़ता चला गया। समानता की बात करेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखेंगे, अगर समानता कहा जाए तो जो हमारे संविधान में एक सेट है आर्टिकल 14 to 18 की जब हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स जब बनाए गए ना, तो निश्चित तौर पर बहुत लंबे समय से ये देश गुलाम था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के अधिकार को पहले नहीं रखा। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरे नंबर पे है। अगर फंडामेंटल राइट्स का आप सेट देखेंगे तो पहले में क्या आता है, 14 से 18, और 14 से 18 में क्या कहा गया, समानता के अधिकार। जैसे 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष सभी समान होगा, है ना। 15 में फलाने फलाने चीजों के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। मामला क्लियर है। तो कुल मिलाकर के देखिए, गुलाम लंबे समय तक रहे, फिर भी हमने समानता को अधिक महत्व दिया। और इसके बाद 19 से हम क्या करते हैं, आर्टिकल 19 से हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। ये समझना पड़ेगा, ये बहुत गूढ़ विषय है और इसको लेकर के कई संविधानविदों ने बहुत अच्छा चर्चा किया है, डिबेट किया है। कई किताब आप पढ़ेंगे सुभाष कश्यप की, तो आपको इन सब चीजों पे बहुत समझ में आएगा। अब देखिए इनका संकेत कुल मिलाकर क्या था, मासिक धर्म से यहाँ पर कहा गया कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश जो आप नहीं दे रहे, रोकने की प्रथा है, वो कहीं न कहीं गलत है। अब यह डिबेट आगे बढ़ता है। डिबेट क्या है, धर्म बनाम समानता। एक तरफ आप कह रहे हैं कि धार्मिक भावना है, इसलिए मासिक धर्म में जो महिलाएं हैं उनको एंट्री नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ आप समानता की बात करते हैं जो संविधान सम्मत है, और यह कहता है कि नहीं भैया, संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति को समानता का अधिकार है, चाहे वो किसी लिंग का हो, जाति का हो, धर्म का हो, नस्ल का हो, उसके साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे, समान व्यवहार करेंगे। फिर महिला जो जेंडर के आधार पर, आपने लिंग की बात किया ना, भी मैंने बोला लिंग के आधार पर भी समानता की बात की गई है, तो जेंडर के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकते हैं। तो फिर ये मामला जो है टकरा रहा है धर्म से। तो यहां पर जस्टिस नागरत्ना जो है वह समानता के समर्थक हुई, या इस तरह के जो सोच प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं वो इस बात को लेकर आगे चल रहे। तर्क क्या है, संविधान का अनुच्छेद 14, अभी मैंने आपसे पहले कहा, देखिए आपने पहले भी पॉलिटी पढ़ा होगा साथियों, तो पॉलिटी में आप गोल्डन ट्रायंगल पढ़ते होंगे, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल पढ़ते हैं, उसमें क्या है, 14 है, क्या है, 19 है, क्या है, 21 है। तो ये सारे आर्टिकल जो है ना फंडामेंटल राइट्स के, और हमारे संविधान का पार्ट 3 है ये, तो ध्यान रखना है। यानी कि यहां पर आप कहते हैं कि विधि के समक्ष सभी स्वतंत्र मतलब समान है ना, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। आपने क्या किया,
भेदभाव को निषेध किया है। यहां पर आप स्वतंत्रता की बात करते हैं और यहां पर आप क्या करते हैं, जीवन के अधिकार की, गरिमामय जीवन की बात करते हैं, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा किया। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये गोल्डन ट्रायंगल आपको ध्यान रहता है ना, तो प्रीलिम्स में कई बार देखा गया, अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो यहां से प्रश्न टच करता है, तो आपके समझ में ये रहेगा। देखिए अब यहां पर गोल्डन ट्रायंगल आ गया ना, यानी कि समानता, और इसी के अंतर्गत, चूंकि वो मैंने सेट बताया था ना 14 से 18 पिछले स्लाइड में, 14 से 18 समानता, उसी के अंतर्गत क्या है ये आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है, जो अछूत प्रथा है उसको खत्म करने की बात की गई। क्योंकि हम अगर मान लेते हैं गुलाम अंग्रेजों का 250 साल से रहे, उससे पहले कुछ समय तक रहे, बाकी शासक आते गए, लेकिन अगर असमानता की बात करें हमारे समाज में तो वह हजारों साल से है। तो कुल मिलाकर के समानता के भाव को इसीलिए संविधान में फंडामेंटल राइट्स में हमने पहले रखा, और उसके अंतर्गत हमने 17 भी रखा कि नहीं, अगर आप छुआछूत करते हैं तो ये गलत होगा, आपको दंड दिया जा सकता है। तो ये कहा गया कि ये लागू होना चाहिए, और महिलाओं को अशुद्ध मानना उनके साथ भेदभाव है। महिलाओं को अशुद्ध कैसे मान सकते हैं, मतलब कोई इंसान का बॉडी है, शरीर है, उस शरीर को आप अशुद्ध कैसे मान सकते हैं सिर्फ इस बात पे कि मासिक धर्म हो रहा है, ये कोई तर्क हुआ? तो कुल मिलाकर के यही बातें कहा जा रहा है, और उसमें खास करके कहा गया है कि जो जैविक प्रक्रिया है इसके आधार पर आपका रोक लगाना गलत है, यानी कि लिंग के आधार पर भी आप कुल मिलाकर के कह सकते हैं। अगर महिला है तो जाहिर सी बात है शरीर की कुछ गतिविधि होगी, इसके आधार पर अगर आप आवाजाही से रोक लगा देंगे तो ये समझ से बाहर की जो चीजें हैं। समाज में पितृसत्ता का असर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैविक अंतर के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक होगा। जैविक अंतर मतलब समझ रहे हैं ना, यहां ऐसे समझिए, जेंडर कहा जा रहा है कि ये कठिन शब्दों में नहीं जाना है कि जैविक अंतर क्या हो गया, ये सिंपल जेंडर, लिंग की बात की जा रही है। कोर्ट है, देखिए जज हैं, वो जस्टिस है ना, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी भारी भरकम भाषा नहीं बोलेंगे तो कैसे आप समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, है ना? क्योंकि उनकी योग्यता है, उन्होंने इस पे काम किया है, तो थोड़ी सी भारी भरकम भाषा है, लेकिन उसमें आपको नहीं पढ़ना है। अब यहां पर चलते हैं। तो पहला हमने डिबेट क्या देख लिया, जो महिलाओं को रोका जा रहा है उसके विरोध में बात किया, यानी कि महिलाओं के लिए समर्थक कह सकते हैं, जो कि नागरत्ना भी जस्टिस जो हैं और जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग हैं उसका समर्थन करते हैं। अब पक्ष 2 पे चलते हैं, इसको भी समझना है। तो समानता का भाव देख लिया, जरा धर्म के एंगल को देखिए। केंद्र सरकार जो है वह परंपरा का समर्थन करते नजर आ रही है। कुल मिलाकर के मैं इसको लाऊं तो मैं कहूंगा धर्म को लेकर के। समानता की बात हमने देख लिया, अब धर्म पे आते हैं। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल, आप जानते हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए जाते हैं वो, ठीक है, केंद्र सरकार का। तो यहां पर जनरल कौन है अभी फिलहाल भारत में? तुषार मेहता, इनका नाम ध्यान रखिएगा ना, यूपीएससी में तो पीसीएस वगैरह में तो काफी पूछा गया है, तो ध्यान रखना है, तुषार मेहता फिलहाल है। अब ये क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने जाते हैं। तो सरकार का पक्ष रखने गए और इन्होंने कहा कि देखिए सरकार जो है परंपरा के समर्थक है ना, यानी कि जो महिलाओं को रोका जा रहा है 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को मासिक धर्म जिनको हो रहा है मंदिर में प्रवेश से, सरकार इसके समर्थक है। ये बात कौन कह रहे हैं? तुषार मेहता। किसके बिहाफ पे कह रहे हैं? केंद्र सरकार के लिए, ठीक है। तो यहां पर तर्क इन्होंने क्या दिया है, तुषार मेहता जो दे रहे हैं, यानी कि तुषार मेहता बोल रहे हैं तो आपको क्या समझना है, कौन बोल रहा है बताइए? केंद्र सरकार बोल रही है, ये चीज ध्यान रखना है। तो यह मामला क्या है, धार्मिक आस्था का है, ना कि भेदभाव का। तो केंद्र सरकार का कहना है कि माय लॉर्ड देखिए ये मामला केवल धार्मिक आस्था का है, कुछ लोगों का धार्मिक आस्था उससे जुड़ा हुआ है, इसको इस नजरिए से ना देखा जाए, भेदभाव के नजरिए से। हर एक मुद्दा को भेदभाव के नजरिए से देखेंगे तो समाज कैसे चलेगा, समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। ये सब दुहाई जो है ना वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। और परंपरा की बात की जा रही है कि दरअसल इस मंदिर की जो परंपरा रही है, और खास करके भगवान अयप्पा के लेकर के, चूंकि भगवान अयप्पा के विषय में कहा जाता है कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, तो कहते हैं कि भाई भगवान अयप्पा जो है चूंकि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, इसीलिए जो महिलाएं 10 से 50 वर्ष की हैं, मासिक धर्म को अभी जी रही हैं, उनको इस कैंपस में ना आना दिया जाए, क्योंकि ब्रह्मचर्य के लिए आघात हो सकता है। ये एक सोच है, परंपरा है, धार्मिक चीजें हैं, आस्था का विषय है, इसका सम्मान कर लेना चाहिए। ये केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कह रही है। मामला समझ में आ गया? यह धार्मिक प्रथा को संविधान से नहीं तोला जा सकता है। कहना कि आस्था का विषय है ना, धर्म क्या है, आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। तो कुल मिलाकर के हर मामले को क्यों कानून से तोड़ ले, हर मामले को धर्म से, ये जो है संविधान से जाकर के क्यों जोड़ ले, इससे टकराहट ही बढ़ेगा, समाधान कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मासिक धर्म से नहीं बल्कि आयु निर्धारित परंपरा है जो यहाँ पर बात की गई कि हर एक वर्ग के महिला के लिए तो ना है ना। ये भी देखिए बड़ा संवैधानिक सवाल क्या उत्पन्न हो रहा है, यह केस सिर्फ अब मंदिर तक सीमित नहीं है बल्कि बड़े सवाल उठा रहा है। कौन कौन से सवाल जो आगे चल करके डिबेट बनने वाला है, चूंकि इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा।
आप लोग जो लोग भी यूपीएससी दे रहे होंगे तो एसए के पेपर में बहुत काम आ सकता है। इसके अलावा जो विभिन्न पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए भी, और खास करके जो आपका समाज का टॉपिक है, महिलाओं के अधिकार से जुड़े हुए टॉपिक है, वहां से काफी मिलेगा। चलिए, यह धार्मिक परंपराएं संविधान से ऊपर है। क्या धार्मिक परंपराएं संविधान से ऊपर है? तो देखिए क्या हो गया, धर्म वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। दोनों में टकराहट की बात यहां पर की जा रही है। ये जवाब आप लोग दीजिएगा। हम डिबेट सारा कुछ समझा चुके हैं, तो ये आपको देना है। क्या आस्था के नाम पर भेदभाव सही है? ये कहा जा सकता है कि मेरा धर्म है, धर्म की परंपराएं हैं, तो उसके आधार पर मुझे छूट दे दीजिए। उसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, संप्रदाय, इन सब के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं? ये समझने की बात है। क्या कोर्ट धार्मिक मामलों में दखल दे सकता है? यहां धार्मिक मामले जो हैं, तो क्या कोर्ट धार्मिक मामले में दखल देने का कहने का तात्पर्य है कि क्या कोर्ट के पास इतना अधिकार है? कोर्ट के पास अधिकार कहां से आएगा? उसी संविधान से। तो क्या संविधान के पास ये अधिकार है? फिर मामला वहीं चला गया संविधान के पास टकराहट होने का। तो ये चीज समझना पड़ेगा। और फिर क्या महिलाओं के अधिकार सर्वोपरि होने चाहिए? हम कहते हैं आधी आबादी हैं ये हमारे समाज की, तो क्यों नहीं इनको अधिकार मिलना चाहिए? समझिए, इसके पक्ष विपक्ष पे बात कीजिए। और दूसरी बात, महिलाओं के क्या अधिकार होने चाहिए, महिलाओं को कैसे जीना है, क्या करना है, क्या खाना है, किसके साथ रहना है, ये समाज क्यों हमेशा तय करते रहे? ये भी तो समझना है। एक सभ्य समाज की, एक मैच्योर सोसाइटी की पहचान है कि वो व्यक्ति को खुला छोड़ दे, वो मोरल पॉलिसिंग ना करे, है ना, वो हमेशा जो है चौकीदार ठेकेदार की भावना में ना रहे, वो खुलापन दे, स्वतंत्रता दे। व्यक्ति इतने समझदार हैं कि वो अपना अच्छा और बुरा खुद समझ सकते हैं, तो उनके फैसले का सम्मान करना सीखें। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा समाज को क्या होना पड़ेगा, गंभीर बनना पड़ेगा, धैर्यवान होना पड़ेगा। अब समाज में बहस क्यों तेज हो रही है? देखिए, यह मामला धर्म वर्सेस अधिकार का नाम बन गया है। एक पक्ष से महिलाओं की जीत मानता है, यानी कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है, खासकर 2018 में तो हुआ ही, पुनर्विचार याचिका पर अब देखना पड़ेगा कि फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है। लेकिन जिस तरह से डिबेट आगे बढ़ रहा है, मान के चलिए कि महिलाओं की जीत होनी तय है। तो फिर देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्या कोई कानून वगैरह आता है। ये बहुत विवाद बढ़ने वाला है इस चीज को लेकर के। दूसरा पक्ष इसे धार्मिक हस्तक्षेप कहता है। जो इस धर्म से संबंधित लोग हैं, उस मंदिर के व्यवस्था से संबंधित लोग हैं, सबरीमला मंदिर के, वो कहते हैं कि देखिए कोर्ट जो है ना, अब ये अति कर रहा है, हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। और 2018 के फैसले के बाद केरल, अब इसका नाम क्या हो गया साथियों? केरलम हो गया है। ठीक है, अभी चुनाव वगैरह में देखेंगे केरलम बहुत चर्चा में चलता है। दरअसल मलयाली लैंग्वेज जो है ना, उसमें म हलन जो है इसका काफी प्रयोग किया जाता है, तो नाम में भी केरलम आया। तो इसमें भारी विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, 2018 में भी हो रहे हैं, अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ। चूंकि आपको मैंने पहले कहा कि केरलम में चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव, तो इस वजह से भी काफी चर्चा में बना हुआ है। निष्कर्ष क्या है? जस्टिस नागरत्ना का बयान महिलाओं की गरिमा और समानता पर जोर देता हुआ है। यानी कि जस्टिस नागरत्ना कहने का तात्पर्य क्या है बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाह रहा है कि देखिए, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, भाई हम कोर्ट है, हम भेदभाव नहीं कर सकते, समाज भेदभाव कर रहा है तो हम आंख मूंद नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर यह बात की जा रही है। लेकिन विरोधी पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता में दखल मान रहा है। धार्मिक लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट हमारे मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? तो चुनौती क्या है? संविधान और आस्था, इसके बीच को तय करना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के अच्छा रास्ता तो यही हो सकता है कि एक बैलेंस अप्रोच बनाया जाए, संतुलित बनाया जाए। देखिए, समाज में हम सबको रहना है। ठीक है, समाज धर्म से विहीन भी नहीं है, और धर्म समाज के लिए ना हो तो उसका फिर अर्थ क्या रह जाएगा? तो कुल मिलाकर के सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, कुल मिलाकर के संतुलन कैसे बिठाया जाए? और कोर्ट क्यों है, न्यायालय क्यों है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो अपने अनुभव दें, वो अपने हिसाब से चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश करें। तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में एक बीच बीच का रास्ता केंद्र सरकार भी, वहां की राज्य सरकार, मंदिर व्यवस्था, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो धार्मिक संगठन है, वो सभी एक बेहतर माहौल इस समाज के लिए दे पाएंगे। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।